नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं जनरल नॉलेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, भारत पर। आज हम चर्चा करेंगे एक आध प्रश्न जिससे भारत की भौगोलिक स्थिति से या भारत से संबंधित अन्य चीजों से पूछा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे किस पर? भारत पर, भारत देश पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे भारत का नाम। भारत जो है वो भारत के एक राजा थे भरत, जो राजा दुष्यंत के पुत्र थे। उनके नाम पर भारत, उसका नाम भरत के नाम से ही भारत पड़ा और इसको इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। इंडिया नाम भारत को यूनानियों ने दिया था। यूनानियों ने भारत का नाम इंडिया रखा था। तो यूनानी जो थे, यूनानी मतलब इंडिया एक विदेशों द्वारा दिया गया, भारत को विदेशियों द्वारा दिया गया नाम है। तो अब हम चर्चा करेंगे भारत पर। तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का 2.4% शेयर है, यानी कि अगर कुल विश्व मान लिया जाए कि 100 वर्ग किलोमीटर है, 2.4 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको अगर मिलियन हेक्टेयर में लिखेंगे तो 329 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब बात अगर करें हम भारत के कुछ, भारत से संबंधित राष्ट्रीय चीजों की, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। क्या है? तिरंगा। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सबको पता है। आपसे जो पूछा जाएगा प्रश्न वो ये पूछा जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच क्या अनुपात है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई के बीच क्या अनुपात है। तो आपको याद रखना है, लंबाई कह रहा है। तो लंबाई मतलब हो गया ये लंबाई हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई ये हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 होगा। लंबाई और चौड़ाई के अनुपात। और इसी जगह अगर पूछ ले कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई इंटू लंबाई के बीच का अनुपात, यानी चौड़ाई पहले कर दे तो चौड़ाई कितनी है? 2। तो 2:3। ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो चीज पहले पूछ रहा है उसी आधार पर हम इसका अनुपात निर्धारित करेंगे। ऐसा नहीं कि लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात 3:2। अगर हमने याद कर लिया है फिर वो चौड़ाई और लंबाई के बीच पूछ लिया तो भी हमने यही सही किया। तो यहाँ पर प्रश्न गलत होता है। इस चीज को आपको बहुत ही क्लियर याद रखना है। उसके बाद में बात करें भारत का राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। कमल का वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा होता है। कमल का वानस्पतिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा होता है। ये एक जलीय पौधा होता है कमल, जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? निलंबो न्यूसीफेरा। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। पावो क्रिस्टेटस, इसका जो है जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावो क्रिस्टेटस का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। कमल का निलंबो न्यूसीफेरा। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हो गई। जैसे कि और राष्ट्रीय चीजों के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, जो गोमू ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड से गोमू ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी, जिसको भारत की राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो वट वृक्ष, यानी कि बरगद का पेड़ है। क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। आपको याद रखना है, बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस। अब हम बात करें कि राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। आपको याद रखना, राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। उसके बाद में राष्ट्रीय धरोहर, यह राष्ट्रीय
विरासत पशु, ये आपको नया क्वेश्चन लगेगा। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो क्या है? हाथी। हाथी। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखनी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट वृक्ष। उसी तरीके से कभी कभी उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछ लेगा। जब राज्य की बात करेंगे तो राजकीय आएगा, राष्ट्रीय नहीं आएगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाएगा अशोक। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके बाद में राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो है गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय जीव जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। तो डॉल्फिन नहीं, गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है वो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित की गई है। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है। अब हम बात करें कि राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अब राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है वो पूछा जाता है कहां से लिया गया? तो सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से। मुंडकोप उपनिषद, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से। ठीक है, ये अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब राजकीय भाषा, भारत की राजकीय भाषा आपको ये याद रखना है। भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा। राजकीय भाषा हिंदी है। भारत की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। राजकीय भाषा हिंदी और राष्ट्रीय लिपि, भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय लिपि जो है वो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। और भारत की राष्ट्रीय भाषा राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा होगी। राष्ट्रीय लिपि तो है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब भारत में अगर लिंगानुपात की बात करें तो 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 प्रति 10,000, प्रति हजार, 943 प्रति हजार, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। पूछ लेता भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या है? केरल। लिख लो, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या है? केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। आपको याद रखना है, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब कि लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति भारत में रहते हैं। ये आपको याद रखना है। बहुत ही फुटकर पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, लेकिन इनको बहुत ही डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तो अब आपको क्या, भारत में अगर साक्षरता दर की बात की जाए, साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो भारत की कुल साक्षरता दर जो है वो 74% है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 74%। जबकि महिला साक्षरता दर 64.6% और पुरुष साक्षरता दर कितनी है?
पुरुष साक्षरता दर करीब करीब 81%, यानी कि 80.9% के आसपास है, जो 81% भी कही जा सकती है। पुरुष साक्षरता दर 81%, महिला साक्षरता दर 64.6%, कुल साक्षरता दर 74%। ठीक है, और एक प्रश्न इससे बनता है कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वही है जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी कि जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वहीं पर जो है लड़की लड़कियों में या जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होता, इसीलिए वहां पर लिंगानुपात अधिक है। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी केरल है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब बात अगर करें भारत की, तो भारत जो देश है, तो एक पूछता है कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? मानक समय कहां से लिया गया है? तो भारत का मानक समय जो है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, नैनी नामक स्थान से। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। कहां से लिया गया है? नैनी नामक, जो विश्व की घड़ी है, विश्व का मानक समय है, उससे भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करें कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के जो मतलब ये जो भारत है, यहाँ से पूरा जो बसा है भारत, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो इसमें जो पड़ोसी देश हैं इधर इधर भारत के चारों तरफ बसे हैं, उनकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो जो पड़ोसी देश हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा सीमा वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। सर्वाधिक सीमा वाला देश बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये देश हो गए। सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। जबकि सबसे कम सीमा किसके साथ लगेगी? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ करीब करीब 106 किलोमीटर सीमा लगती है, कि 4000 से ज्यादा किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो पूछेगा कि भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा शेयर करने वाला देश तो कौन सा है? बांग्लादेश। सबसे कम सीमा शेयर करने वाला देश 106 किलोमीटर, कौन? अफगानिस्तान। तो ये आपको ये तो याद रखना है। ठीक है, ये नेपाल जो है बफर स्टेट की तरह होता है। बफर स्टेट वो देश होते हैं जो दो बड़े देशों के बीच बसे हुए होते हैं। तो जो नेपाल है वो चीन और भारत के बीच है, इसीलिए इसको बफर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब ये जो अब देखो कितने देशों के साथ सीमाएं लगती हैं? कुल 7 देशों के साथ। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। अब 7 देशों के साथ सीमा लगती है। पूछ लेता है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो कुल भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा, यानी कि 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से टच करती हैं। ठीक है, कितने राज्य? 17 राज्य। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब 17 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं टच करते हैं, जो कि थल सीमा टच करते हैं। अब जब थल सीमा की बात करें तो हम जल की बात करेंगे। तो जल सीमा यहाँ गुजरात से लेकर इधर गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और इधर तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश होते हुए उड़ीसा तक है। ठीक है, तो कुल 9 राज्य जलीय सीमा पर बसे राज्य कितने हैं? 9 राज्य। भारत के 9 राज्य जलीय सीमा पर। अब जब जलीय सीमा की बात कर रहे हैं तो पूछेगा भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, यानी कि सबसे लंबी समुद्र के साथ सीमा किसकी है? तो सबसे लंबी सीमा जो है वो गुजरात की है। वैसे अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें अंडमान निकोबार, लेकिन यहाँ राज्य पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। ठीक है, तो तटरेखा वाला राज्य का कौन है? गुजरात। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो कुल कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? 9 राज्य। ठीक है, लेकिन सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। ठीक है, तो अब जब ये जलीय सीमा में 9 राज्य, स्थलीय सीमा, अब स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो स्थलीय सीमा ज्यादा लंबी है जलीय सीमा की तुलना में। स्थलीय सीमा जो है वो करीब 15,200 किलोमीटर 200 किलोमीटर लंबी है, जबकि मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर लंबी है। जलीय सीमा कितनी है?
6100 किलोमीटर, मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर लंबी है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब जब बात हम कर रहे थे कि जलीय सीमा और स्थलीय सीमा की, ठीक है, तो अब हम भारत से ही संबंधित अन्य बातों पर चर्चा करें। जो दूसरे देशों के साथ सीमाएं होती है, सीमा रेखाएं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, सीमा रेखाएं, सीमा रेखाएं, ठीक है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ, ठीक है। अब भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन, ठीक है। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या है, डूरंड रेखा, ठीक। भारत और पाकिस्तान के रेड क्लिफ, चीन के साथ मैकमोहन और अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा। एक है जलराशि, मतलब जल सीमा है जो किसके साथ होगी, श्रीलंका के साथ, क्योंकि ये जो भारत है इसके दक्षिण में इधर श्रीलंका है, ठीक है। ये जो यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। इसके किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि यही पूछा जाएगा कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच है, तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है। जबकि ऑप्शन में तुमको क्या मिलेगा, भारत और पाकिस्तान पहले ऑप्शन, ठीक है। तो वो नहीं सही करना, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, क्योंकि रेड अगर देखो याद करने ये समझो कि रेड माने वो रेड जो है खतरे का निशान होता है, और भारत की और पाकिस्तान की सीमा जो है उसमें अक्सर जो है लड़ाई, मतलब गोलीबारी हुआ करती है, ठीक है। वहां पर बहुत खतरा होता है, इसलिए रेड क्लिफ कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन, ठीक है। और अफगानिस्तान का डूरंड रेखा, पाक जल डमरू में भारत और श्रीलंका के बीच है, कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो है कुछ अन्य है, जैसे कि एलओसी, एलओसी माने लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, ठीक है। अब पीओके, पीओके क्या है, पीओके एक भारत की भूमि है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, इसको क्या कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। 1947 में स्थानीय कबालियों की सहायता से पाकिस्तान ने भारत का जो कश्मीर राज्य है उसके क्षेत्रफल पर अवैध कब्जा कर लिया, वहीं उसी को पीओके कहते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी वर्तमान में जाफराबाद बना रखी उन लोगों ने, ठीक है। तो ये जो है पीओके क्या है, ये भारत का है, लेकिन इस समय पीओके किसके कब्जे में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, यानी पाक अधिकृत, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ठीक है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। अब LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर इस समय बहुत तनाव चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, खासकर इसमें पाक जल डमरू मध्य याद रखना है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। कुछ ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनके बारे में अभी हमने चर्चा करी, ठीक। और अब अगली क्लास में जनरल नॉलेज की आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।